तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकू वनमा पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है। हमें मोटू और येचन को दिखाया जाता है। मोटू खुश होकर येचन से कहता है, हमारे पास 900 से भी ज़्यादा आइजेट ऑर्चिड ग्रास हैं। इसे हम खूब पैसा कमा सकते हैं। क्यों ना हम इसे स्पिरिट जेट लिक्विड में रिफाइन करके इसे 50-50 कर लें। येचन कहता है ठीक है। येचन मोटू से कहता है, मुझे कुछ और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मोटू कहता है, दूसरी इंग्रेडिएंट्स हमें माउंटेन्स में आसानी से मिल जाएंगी। चलो उन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों इंग्रेडिएंट्स ढूंढ के वापस गुफा में आ जाते हैं। मोटू कहता है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। और फिर वो दोनों अपने सिर पे हेडबैंड बांध कर कहते हैं, चलो काम शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं येचन ट्रू फायर में आइस ग्रास को रिफाइन करने लग जाता है। मोटू भी वहीं बैठा होता है। उसके बाद हमें 9 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों कहते हैं, फाइनली ये हो ही गया। और वो उसी गुफा में थक कर बैठे होते हैं। मोटू येचन से कहता है, मुझे एक सवाल काफ़ी समय से पूछना था। तुम्हारे पास ट्रू फायर है जो किसी भी सेक्ट के लिए एक ट्रेजर से कम नहीं, फिर भी तुम खुद को लो प्रोफाइल क्यों रख रहे हो। येचन उसे किसी मुहावरा टाइप बना के कहता है, एक जेंटलमैन बंदा निर्दोष होता है, लेकिन जब वो एक जेड रिंग का खजाना रखता है तब वो उसके लिए एक जुर्म बन जाता है। येचन कहता है, मैं ट्रू फायर को सबके सामने नहीं ला सकता क्योंकि इससे सिर्फ लोगों को मुझसे जलन होगी। इसकी वजह से मुझे बिना वजह की परेशानी नहीं चाहिए। मोटू कहता है, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। येचन कहता है, मैं ट्रू फायर को लोगों को तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हो जाता। मोटू येचन से कहता है, 1 महीने में आउटर सेक्ट कंपटीशन होने वाला है। बिना अपने ट्रू फायर का इस्तेमाल किए इनर सेक्ट में एंटर करने में मुश्किल होगा। येचन कहता है, आउटर सेक्ट कंपटीशन। तभी मोटू कहता है, मैं अब जा रहा हूँ, मेरे फादर शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे। और वो ये कहकर चला जाता है। येचन मन में सोचता है, हैंगयुए सेक्ट भी झेंगयान सेक्ट के जैसा ही है। ये भी हर 3 साल के बाद आउटर सेक्ट कंपटीशन करवाते हैं। सिर्फ वो जो कंपटीशन के लास्ट तक सरवाइव कर लेते हैं वही इनर सेक्ट में एंटर हो सकते हैं। मुझे झेंगयान सेक्ट के निकाले हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं अभी भी वहाँ होता तो मैं इनर सेक्ट में कब का एंटर कर चुका होता। दुनिया में सब कुछ बदलता ही रहता है। मुझे इस सेक्ट से निकाल दिया गया और मुझे ह्यूमिलेशन भी सहना पड़ा, लेकिन गॉड मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे हैंगवे सेक्ट में शाइन करने का दूसरा मौका दिया है। उसके बाद हम देखते हैं येचन की कंडेंसेशन के फिफ्थ स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। और वो कहता है, अब आगे के ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे कम से कम 100 स्पिरिट जेड लिक्विड के बोतल्स लगेंगे। उसके बाद कहानी बताने वाला कहता है कि कंडेंसेशन फिफ्थ स्टेज की कंडेंसेशन के स्टेज का डिवाइडिंग लाइन है। पहले 4 स्टेजेस को ब्रेक थ्रू करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिफ्थ स्टेज से पावर के गैप्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अगले रियलम में ब्रेक थ्रू करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि डिवाइन सी का वॉल्यूम मेरिडियन से कई गुना ज़्यादा होगा। येचन कहता है, शुक्र है मेरे पास ट्रू फायर है जिससे मैं जेड लिक्विड रिफाइन कर सकता हूँ, वरना मुझे सिर्फ हेवन एंड अर्थ के स्पिरिट को ऑब्जर्व करके ही ब्रेक थ्रू करना पड़ता, जिससे पता नहीं मुझे कितना समय लग जाता। तब येचन ने जो बोतल वन वाव पवेलियन से खरीदा था वो रिएक्शन देता है। येचन उसे निकाल कर देखने लग जाता है और वो उसके ढक्कन को खोलता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है। और वो कहता है, क्या ये स्पिरिट की जमा कर रही है। मुझे लगता है गुफा में जो स्पिरिट की है वो इसमें भर रही है। जब जब स्पिरिट की बोतल में आ जाती है तब येचन उसमें झांक कर देखता है। येचन ये देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है। और येचन उस की को पी जाता है और वो इसे पीने के बाद इसे देखते हुए कहता है, ये जेट लिक्विड से बुरी भी नहीं है। और वो कहता है, वो इतना बुरा भी नहीं है, मेरे 1300 स्पिरिट स्टोन्स वेस्ट नहीं हुए। वो कहता है, फ्यूचर में मुझे इसे वहाँ निकालना है जहाँ बहुत सी स्पिरिट की हों और ये उसे खुद ही इकट्ठा करके उसे जेट लिक्विड में बदल देगा। येचन उसे देखते हुए कहता है, ये तो सच में एक ट्रेजर है। और वो सोचता है, हालांकि ये छोटी सी गोड गोड हेवन एंड अर्थ की ट्रांसफॉर्म करने में थोड़ी स्लो है, लेकिन इसे काफ़ी समय के लिए खोल के छोड़ दें तो ये जरूर काफ़ी की इकट्ठा कर लेगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे मेडिसिन रिफाइन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम लिटिल गार्डन का सीन दिखाया जाता है। हुआ वहाँ बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ येचन आ जाता है और वो हुआ से कहता है, देखो तो सही, ये लिटिल फेलो बहुत मेहनत कर रहा है। हुआ कहता है, बिग ब्रदर। वो उसके तरफ भागते हुए कहता है, बिग ब्रदर तुम आ गए। येचन उसके सर पे हाथ रखकर उससे पूछता है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। हुआ उसे हंसते हुए कहता है, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ और मेरी भूख भी काफ़ी बढ़ गई है। येचन हुआ से कहता है, तुम फ्यूचर में ज़रूर ताकतवर बनोगे। येचन उसे स्पिरिट जेट लिक्विड देते हुए कहता है, हर 1 घंटे में 3 ड्रॉप लेना और 3 ड्रॉप से ज़्यादा मत पीना, और जब खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना। हुआ येचन को थैंक्स बोलता है और सिर हिलाकर हाँ कर देता है। और वो येचन से पूछता है, बिग ब्रदर क्या मैं भी तुम्हारे साथ माउंटेन में जा सकता हूँ कल्टीवेट करने के लिए। येचन ये सुन के कुछ नहीं कह पाता। हुआ सैड होके कहता है, मैं बस दुनिया को ऊपर से देखना चाहता हूँ, मतलब हुआ माउंटेन से नीचे की तरफ देखना चाहता है। येचन ये सुनकर उससे कहता है, अपने आप को तैयार कर लेना, मैं तुम्हें कल माउंटेन पे लेके जाऊंगा। हुआ ये सुनकर येचन से कहता है, तुम सच कह रहे हो।
और ये चेन उससे कहता है चलो अब जाओ। हुआ खुश होते होते अपने रूम में चला जाता है। ये चेन उसे देख रहा होता है और वो सोचता है तुम्हें कल्टीवेटर बनने में मदद करना मुझे नहीं पता ये सही है या गलत। उसके बाद हमें सवेरे का सीन दिखाया जाता है। ओल्डमैन हुआ को समझाते हैं तुम्हें ऊपर माउंटेन पे अच्छे से बिहेव करना है। जब तुम वहाँ प्रैक्टिस करोगे और वहाँ किसी भी मसले में पढ़ने से बचना और जल्दी वापस आना। तभी वहाँ ये चेन आ जाता है और वो कहता है एल्डर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके बाद हमें हैंगवे सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। हुआ बहुत खुश होता है। वो कुछ डिसाइपल्स हुआ को ये चेन के साथ देखकर आपस में बात करते हैं वो रूल्स को इग्नोर करके उसे माउंटेन पे कैसे लेके आ सकता है। हुआ ये सुनकर डर जाता है और वो चुप हो जाता है। एक डिसाइपल दूसरे से कहता है कि क्या तुम अंधे हो? उस लड़के के शरीर में ट्रू की फ्लक्चुएशंस हैं। दूसरा डिसाइपल कहता है इसका मतलब वो भी कल्टीवेट कर सकता है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हुआ उनको सुन रहा होता है। ये चेन हुआ को कंधे से पकड़ता है और वो कहता है डरो मत। हुआ कहता है मैं डर नहीं रहा हूँ। उसके बाद हमें 9 क्लियर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक एल्डर ये चेन से कहते हैं यंग मैन मुझे लगता है मैंने जो फैसला किया था वो गलत था शायद। तो गाइस जब 3 एल्डर्स ने ये चेन को अपने पीक में लेने से मना कर दिया था तो इसी एल्डर ने ये चेन को आउटर डिसाइपल बना दिया था। ये चेन उनसे कहता है मुझे लगता है एल्डर मजाक कर रहे हैं। और वो एल्डर से कहता है एल्डर इस लड़के का नाम हुआ है और ये यहाँ सेक्ट ज्वाइन करने आया है। एल्डर हुआ कि मेरिडियन को चेक करके कहते हैं लिटिल वाह तुम्हें पहले आउटर डिसाइपल बनना पड़ेगा। और वो उसे उसके कंधे पे हाथ रख कर पूछते हैं क्या तुम आउटर डिसाइपल बनना चाहते हो? वो अपना सर हिला के कर देता है और वो कहता है ग्रैंडपा जब तक मैं माउंटेन पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ तब तक मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और वो एल्डर हुआ को स्टोन टैबलेट और पोटली दे देते हैं। हुआ उन्हें शुक्रिया कहता है। उसके बाद ये चैन एल्डर को विदा करके जाने लगता है। तभी एल्डर उससे कहते हैं यंग मैन क्या तुम अपने फील्ड वर्क को ख़त्म करके मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? ये चेन ये सुनकर कहता है आपका इतना कहने के लिए शुक्रिया, जब मेरा फील्ड वर्क ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। एल्डर ये चेन से कहते हैं मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये चेन और हुआ जिससे जैसे ही 9 क्लियर पवेलियन से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ की हाव आ जाता है और वो कहता है कितनी छोटी दुनिया है, मुझे तुम ट्रैश हर जगह दिखने को मिल जाते हो। ये चेन उसे देखकर सोचता है की हाव तो गाइस ये शायद वही लड़का है जिसके वजह से ये चेन को फायर व्हिप की सजा मिली थी। की हाव ये चेन से कहता है क्या तुम उस फायर व्हिप से मरे नहीं? उसके साथ और एक लड़का होता है। वो हुआ को देखकर कहता है ये तो बहुत कमजोर है। हुआ ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। येचिन हुआ के सर पे हाथ रखकर की हाओ से कहता है कि हाओ मैं कल तुम्हारा इंतजार फेंगयून स्टेज पर करूंगा। और वो हुआ से कहता है चलो वेपन पवेलियन चलते हैं तुम्हारे लिए एक वेपन लेने के लिए। वो ये चंद से कहता है बिग ब्रदर मेरे वजह से तुम्हें एक और बार शर्मिंदा होना पड़ा। और वो कहता है वो लड़का जिसका नाम की यून है वो मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। ये चेन ये सुनकर हुआ के सर पे हाथ रखकर उससे कहता है वो लड़का जिसका नाम की यून था और वो एक अमीर घराने का लड़का है जिससे शुरू से ही बहुत से इलिक्सर दिए गए हैं। वो हमसे बेहतर इसलिए क्योंकि उनका जन्म एक अमीर घर में हुआ है। तुम अभी अभी एक कल्टीवेटर बने हो, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। तो हुआ ये चेन से कहता है क्या मैं यहाँ आने लायक हूँ भी? ये चेन उससे कहता है जो जो जैसा कहता है उसे कहने दो। ये दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक कमजोर है दूसरा जो ताकतवर है। लेकिन गॉड सबके साथ बराबरी का सलूक करते हैं। क्योंकि तुम आज कमजोर हो इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे। और बताओ जब मैं यहाँ आया था क्या मैं भी कमजोर नहीं था? हुआ ये चंद से कहता है अब से मैं 2 गुना प्रैक्टिस करूंगा जिससे बिग ब्रदर की मेरे वजह से कोई बेइज्जती ना हो। कहानी बताने वाला कहता है ग्रेट चू में कल्टीवेशन फैमिलीज की कोई कमी नहीं है, जैसे डोंगयू के शेंगवान फैमिली, जीशू के सीतू फैमिली, नानजियांग के की फैमिली और बेइचुआन का वांग फैमिली। की हाओ और छोटे की यून दोनों नैनजियांग के की फैमिली के बच्चे हैं। हालांकि कल्टीवेशन फैमिली सेक्ट्स की तरह गहरे जड़ नहीं रखते हैं पर उनका अपना महत्व होता है। फैमिली के डिसाइपल्स यंग एज से ही इलेक्जर बात लेते हैं। सिर्फ इस वजह से ज़्यादातर सेक्ट के डिसाइपल्स उनका मुकाबला नहीं कर पाते। उसके बाद हमें वेपन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। ये चेन हुआ से कहता है एल्डर को रिस्पेक्ट दो। हुआ वेपन पवेलियन के केयरटेकर को अपना टोकन दिखाता है और केयरटेकर उससे कहते हैं अंदर जाओ और अपने लिए एक वेपन ले लो, लेकिन तुम सिर्फ एक ही वेपन चूज कर सकते हो। ये चेन हुआ से कहता है अभी अंदर जाओ और अपने लिए जो अच्छा लगे वो वेपन ले लो, फ्यूचर में मैं तुम्हें एक बढ़िया वेपन ढूंढ दूंगा। हुआ अपना सिर हिलाकर हाँ करके अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं केयरटेकर अंगराई ले रहा होता है। ये चेन उससे पूछता है एल्डर क्या आपके पास ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील है? और ये चेन सोचता है अगर ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील का एसेंस रिफाइन करके मैंने रेड हेवन स्वॉर्ड में मिलाया है तो ब्लैक आयरन की मजबूती और ब्लैक स्टील की फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों को मिलाने पे ये सबसे बेहतर चुनाव होगा। कम से कम वेपन रिफाइनमेंट आर्ट तो यही कहती है। कहानी बताने वाला कहता है ब्लैक स्टील और ब्लैक आयरन बहुत वैल्यूएबल होती है, ऐसी चीज़ें प्राइसलेस है, ये बहुत कम ही कहीं मिलती है। केयरटेकर ये चंद से कहता है
मेरे पास कुछ ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील है, लेकिन मुझे लगता है तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। ये चेन ये सुन के खुश हो जाता है और कहता है ये कितने का पड़ेगा वैसे। केयरटेकर उसे एक फिंगर का इशारा करता है तो ये चेन कहता है क्या 10,000 स्पिरिट स्टोन्स। वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, 10,000 नहीं 1 लाख की बात कर रहा हूँ मैं। और 1 लाख तो सस्ता है। पांग दहाई अपने वानबा पवेलियन में इसे और महंगा बेचता है और 1 लाख तो ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील के सिर्फ छोटे से पीस के लगेंगे जिसका साइज एक अंडे जितना होगा। ये चीज ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो हंसते हुए सोचता है 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स और वो भी एक आउटर डिसाइपल के लिए बहुत ज्यादा है। मैं चाहे पूरी जिंदगी काम करूं तब भी 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स नहीं बचा सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं स्पिरिट जेड लिक्विड भी रिफाइन करके बेचूं तब भी ये बहुत मुश्किल है। केयरटेकर येचन से कहता है लेकिन एक जगह है जहाँ इसे सस्ते में बेचा जाता है। येचन कहता है वो कहाँ मिलेगा। केयरटेकर येचन से कहता है योमिंग ब्लैक मार्केट में। तभी येचन खुश हो जाता है और वो सोचता है मैं तो इस जगह के बारे में भूल ही गया था। तो ऐसे ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।